हेलो एवरीवन, आप सभी का विजय पथ एकेडमी बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक या सेशन होने वाला है वो होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, और उस टॉपिक का नाम है रिवॉल्ट ऑफ 1857 या 1857 की क्रांति जिसे कहते हैं। सो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, सबसे पहले मैं इसका आपको इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम इसका करते हैं, देन आफ्टर वी विल गो टू प्रेजेंटेशन एंड रिवाइज। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 दैट इज 1857 की क्रांति। अब सबसे पहले ये जो 1857 का रिवॉल्ट था वो स्टार्ट कैसे हुआ? इट स्टार्टेड एज ए result of policies of ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो जो भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी उसके रिजल्टेंट के रूप में 1857 का जो है रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आप ये चीज़ें समझेंगे कि जो भी पॉलिसीज़ रही ब्रिटिशर्स की वो हम अभी पढ़ेंगे कि व्हाट आर द पॉलिसीज़, उसके रिजल्ट के रूप में ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे कारण रहे, व्हाट वर द रीजंस जिसके कारण ये 1857 का रिवॉल्ट हुआ वो अब हम जानेंगे। ओके, so what are the causes? What are the causes of the revolt? ठीक है, रिवॉल्ट। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज, ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिटिकल कॉजेज रही जिसके कारण ये रिवॉल्ट हुआ था, जिसमें पहला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो भी अडॉप्टेड सन रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अडॉप्टेड सन रहेगा किसी भी किंग का, ठीक है, उसे राज गद्दी नहीं मिलेगी और उसके राज्य को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा या छीन लिया जाएगा। दिस वाज बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक पॉलिसी थी। दूसरी पॉलिसी उसी तरीके से थी, पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, क्या थी? पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। अब पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस क्या कहती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करेगी? मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। क्या करवाएगी? मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी। और जो किंग्स रहेंगे उनको कोई भी राइट्स नहीं रहेंगे टू होल्ड एनी काइंड ऑफ मिलिट्री सर्विसेज या मिलिट्री। इसका सिंपल सा यहाँ पर मतलब ये होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आपको सेना प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे, इसके बदले आप हमें पैसा देंगे। ये एक पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, ये था। तो ये हो गया पॉलिटिकल कॉज। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिकल कॉज। इकोनॉमिकल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज क्या कहता है? पहला तो ये था इकोनॉमिकल कॉज के अंतर्गत कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, क्या थी? इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, है ना,
इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, पूरी तरह से खराब कर दिया था, बिकॉज इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिस्करेज किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? डिस्करेज किया जा रहा था। दैट वाज द फर्स्ट इकोनॉमिकल कॉज। ठीक। सेकेंड वाज, जो पीजेंट्स होते थे या जो छोटे किसान होते थे, पीजेंट्स को हाई रेट्स में, ठीक है, हाई रेट्स में मनी लेंडर्स क्या करते थे? लोन देते थे। मनी लेंडर्स क्या करते थे? लोन देते थे, जिसके कारण पीजेंट्स को एक पोवर्टी साइकिल फेस करना पड़ता था। तो ये कुछ कुछ क्या हो गए? इकोनॉमिकल कॉज हो गए। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सोशल कॉजेस। क्या थे सोशल कॉजेस ऑफ दिस रिवॉल्ट? ठीक। सोशल कॉजेस के अंतर्गत हम देखते हैं कि उस पॉइंट पर जब 19th सेंचुरी की हम बात करते हैं तो क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे थे। क्या आ रहे थे? क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है। अब ये क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते थे? जो लोग होते थे उनको धर्म परिवर्तित करने के लिए क्या कर रहे थे? फोर्स कर रहे थे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा था कि हमारे जो पुराने आ रहे ट्रेडिशंस थे उनको ब्रिटिशर्स जो है वो चेंज करना चाहते थे, जैसे कि सती प्रथा को वो बैन करना चाहते थे। ठीक है। सती प्रथा को वो बैन करना चाहते थे। चाइल्ड मैरिज था। ठीक है। चाइल्ड मैरिज को वो बैन करना चाहते थे। तीसरी चीज ये थी कि तीसरी चीज क्या थी कि वो विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहते थे। ये सब कुछ कुछ चीजें थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। ठीक है। इसके रिजल्टेंट के रूप में ये हुआ कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और उनको लगा कि जो हमारा रिलीजन है या हमारा कल्चर है या हमारा ट्रेडिशन है वो क्या है? खतरे में है। तो ये तो हमने देख लिया सोशल कॉजेज। इसके बाद एक और कॉज बचता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करप्शन बहुत हाई लेवल का वहाँ पर वो कर रहे थे। करप्शन। ठीक है। बहुत ज़्यादा करप्शन थी। बहुत ज़्यादा जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे वो लोगों को परेशान करते थे, लोगों को तंग करते थे। इस सब के कारण जो इंडियन सोसाइटी थी ना, इंडियन सोसाइटी थी वो क्या हो गई थी? फ्रस्ट्रेट हो गई थी। क्या हो गई थी? फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। ठीक है। यहाँ तक का समझ आ गया। ये जो था वो धीरे धीरे टेम्परामेंट बन रहा था किसका? रिवॉल्ट का। बट देखिए ये तो एक ओवरऑल रीजंस थे, लेकिन अगर हम इमीडिएट कॉज की बात करेंगे, इमीडिएट कॉज का मतलब क्या होता है? इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा कारण जो विद्रोह को एकदम तुरंत से स्टार्ट किया या एक फोर्स प्रोवाइड करवाया विद्रोह को स्टार्ट होने के लिए। एक तुरंत कारण, कोई सा एक ऐसा कारण था जिसने तुरंत लोगों में गुस्सा पैदा किया और लोगों ने रिवॉल्ट करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो इमीडिएट कॉज में पहला ये रीजन था कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स। इसका मतलब क्या है कि इनफील्ड राइफल्स को ब्रिटिश सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें क्या होता था? कैट्रिजेस होते थे। इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। कैट्रिजेस होते थे, उसमें क्या लगा रहता था? ग्रीस लगे रहता था। क्या लगे रहता था? ग्रीस लगे रहता था। और ये माना जाता है कि जो ये ग्रीस था ना, जो ये ग्रीस था वो बीफ एंड पिग के मीट से बना हुआ था। समझ में आया? ये जो ग्रीस बना हुआ था वो बीफ एंड पिग के मीट से बना हुआ था। और जब हम इस इनफील्ड राइफल को लोड करते थे तो हमें उसे मुंह से खींच के क्या करना पड़ता था? मुंह से खींच के उसे लोड करना पड़ता था। तो इंडियंस जो हैं, ठीक है, इंडियंस जो हैं वो बीफ और पिग के मीट को बिल्कुल भी नहीं खाते। हमें ये पता है। हम बेसिकली गाय की पूजा करते हैं और उसमें ये कहा गया था कि जो ग्रीस है वो बीफ और पिग के मीट से बनाया गया है। तो इंडियंस को ये ग्रेव डेंजर लगा।
क्या लगा? ग्रेव डेंजर लगा अपने रिलीजन में। वो ये समझ रहे थे कि अब उनका रिलीजन बहुत ज़्यादा खतरे में है। ये एक इमीडिएट कॉज था पहला, ठीक है। इसके बाद दूसरा इमीडिएट कॉज कौन सा था? पहला तो ये हो गया कि जो इंट्रोडक्शन हुआ था इनफील्ड राइफल का, उसके बाद में था जनरल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। ये एक एक्ट था जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था। और इसमें ये कहा गया था कि जो बंगाल के जो सोल्जर्स हैं उनको 7 समुंदर पार जाना पड़ेगा, मतलब ओवरसी जाना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, इफ़ रिक्वायर, ठीक है, इफ़ रिक्वायर तो उनको ओवरसी जाना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं कि पुरानी कथाओं में ये कहा गया है कि अगर हम ओवरसी जाते हैं, हम 7 समुंदर पार जाते हैं तो हम अपना धर्म भ्रष्ट कर लेते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं इमीडिएट कॉज था जिसके कारण लोगों को लगा कि हमारा जो धर्म है वो खतरे में है और हमको अब क्या करना है? रिवॉल्ट ही करना है, तभी हम स्वतंत्र हो पाएंगे। तो ये सब जो थे वो कारण थे जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब उसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड, किसका? 1857 रिवॉल्ट का बैकग्राउंड। अभी तक हमने क्या देखा था? कारण देखे थे कि किस तरीके से 1857 रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। अब हम देखेंगे कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये जो स्टार्ट हुआ था रिवॉल्ट, वो हुआ था 10th of May 1857 को। ये डेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। 10th of May 1857 कहाँ हुआ था? इट वॉज स्टार्टेड इन मेरठ, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि इट वॉज स्टार्टेड इन मेरठ। और इस रिवॉल्ट का लीडर किसे बनाया गया था? लीडर ऑफ दिस रिवॉल्ट कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये थे इसके लीडर, ठीक। इसके बाद जो एपी सेंटर था रिवॉल्ट का, एपी सेंटर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर सबके सब आ करके मिलें और वो एक मेन सेंटर रहे किसी भी रिवॉल्ट को डिस्कस करने के लिए। तो वो एपी सेंटर क्या था? दिल्ली था, ठीक है। सो हमने क्या देखा? दिल्ली was the epicenter, लीडर कौन थे? बहादुर शाह जफर, एंड इट was started on 10th of May 1857। अब हम क्विकली देख लेते हैं कि लीडर्स कौन कौन से थे इस रिवॉल्ट के, ठीक है। लीडर्स कौन कौन से थे इस रिवॉल्ट में जिन्होंने अपना की रोल प्ले किया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, हम इसको मैप के थ्रू समझेंगे। ये आपका ओवरऑल ऊपर से मैप ऑफ इंडिया दिख रहा है, ठीक है। अब डायग्राम में मत जाइएगा, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आप उसमें जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये जो सिचुएशन था ये क्या था? बराकपुर। क्या था? बराकपुर। और यहाँ पे लीडर कौन थे? नन अदर देन मंगल पांडे, ठीक है। ही वॉज द लीडर देयर इन बराकपुर, बंगाल। आपको याद रखना है कि कहाँ हुआ था और कौन से लीडर थे। मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज इट। इसीलिए ये बराकपुर का एरिया था। इसके बाद क्या था? ये क्या था? दिल्ली था, ठीक है। दिल्ली, जिसमें कौन लीडर थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक एरिया था जो क्या था? कानपुर था।
ठीक है। कानपुर में कौन लीडर थे? नाना साहेब, ठीक है। कौन लीडर थे कानपुर में? नाना साहेब। उसके बाद में यहीं पर ही उत्तर प्रदेश में एक और पड़ता है लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में कौन लीडर थे? बेगम हजरत महल, ठीक है। कौन थे? बेगम हजरत महल। और इनके साथ ही साथ में इनका बेटा भी था जिनका नाम क्या था? बिरजिस कादिर। क्या था? बिरजिस कादिर। ये हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, बराकपुर हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। और क्या छूटता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, झांसी। झांसी में कौन लीडर थी भाई हमारी? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, ये थे। इसके बाद एमपी में एक रीजन है मंडला, जिनके लीडर कौन थी? अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि व्हाट आर द कोर एरियाज जहाँ पे लीडर्स थे, हु आर द लीडर्स, कौन कौन सी पोजीशंस थी, ये आपको याद रखना है। तो ये ओवरऑल जो है वो लीडर्स थे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे हमने क्या क्या देखा, चलिए क्विकली देख लेते हैं एक बार, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये ब्रिटिशर्स के रिजल्टेंट पॉलिसीज के लिए स्टार्ट किया गया था। पॉलिटिकल कॉज हमने देखा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैव, पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। इकोनॉमिक कॉज हमने देखा, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, पीजेंट्स को हायर रेट ऑफ रिटर्न्स दिया जा रहा था मनी लैंडर्स के द्वारा, इसलिए वो परेशान थे, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि सोशल कॉज क्या थे? क्रिश्चियन मिशनरीज, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया जा रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस क्या थे? करप्शन थे, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद में इमीडिएट कॉज क्या था? इनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन। एंड देन ये इसके लिए ये क्या था? ग्रेव खतरा था हमारे रिलीजन के लिए, ठीक है। इसके बाद में जनरल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट आता है, किसने लाया था? लॉर्ड कैनिंग लेकर के आए थे, और वो बोल रहे थे कि ओवरसी जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये इमीडिएट कॉज था। कब स्टार्ट हुआ? ये लिखा हुआ है 10 मई। लीडर वॉज बहादुर शाह जफर एंड एपी सेंटर वॉज दिल्ली। इसके बाद में ये ओवरऑल लीडर्स का आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर कौन से लीडर्स थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके द्वारा कोशिश करी गई, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, बट एट द एंड ऑफ द डे ब्रिटिशर्स ने इन सभी को सप्रेस कर दिया और इस रिवॉल्ट को क्या कर दिया? दबा दिया। तो अल्टीमेटली क्या होता है? सप्रेशन होता है रिवॉल्ट का। क्या होता है? सप्रेशन। अब ये सप्रेशन कैसे होता है? देखिए, झांसी में एक पर्सन थे सर ह्यूज रोज। कौन थे? ह्यूज रोज थे। उन्होंने झांसी के रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद में कानपुर में एक पर्सन थे सर कॉलिन कैंपबेल थे। नाम आपको याद रखना है ना, पूछते हैं। कानपुर में सर कॉलिन कैंपबेल थे, इन्होंने क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 20 सितंबर, डेट इंपॉर्टेंट है, 1857 के आते आते तक पूरे रिवॉल्ट को दबा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। 20 सितंबर 1857 के आते आते तक पूरे रिवॉल्ट को दबा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक का समझ आया कि ओवरऑल सप्रेशन हो गया। बट अब आप ये पूछेंगे कि कारण क्या थे सप्रेशन के, कि क्यों रिवॉल्ट को दबा दिया गया। तो अब हम इसमें आते हैं नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट पे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सप्रेशन। क्यों दबा दिया गया या क्यों ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। समझ में आया क्यों ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं रहा? तो पहला पॉइंट ये था कि बेसिकली जो हमारा इंडिया है उसमें क्या था? देयर वाज लैक ऑफ लीडरशिप। हमको पता है कि बहादुर शाह जफर जो थे वो लीडर थे, है ना। लेकिन बहादुर शाह जफर की जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही वीक पर्सनालिटी थी। वो एक ओल्ड एज पर्सन थे, बुजुर्ग आदमी थे वो, और उन्होंने लीडरशिप को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया। दैट इज वाई देयर वाज अ लैक ऑफ लीडरशिप, जिसके कारण ये रिवॉल्ट क्या हो गया? दब गया। दूसरा क्या था? मॉडर्न इक्विपमेंट्स
ऑफ ब्रिटिशर्स। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास में बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लेवल के इक्विपमेंट्स थे जो हमारे इंडियन लोगों में नहीं थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कारण था कि उन्होंने इन मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज़ किया और इसके कारण पूरे रिवॉल्ट को क्या कर दिया, दबा दिया। दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग ये था कि बहुत सारे, है ना, कुछ सर्टेन क्लासेस थी, सर्टेन क्लासेस जो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था रिवॉल्ट में। मतलब जो बड़े लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो ब्रिटिशर्स के साथ रहते थे ना, उन सभी लोगों ने इस रिवॉल्ट को सिरे से नकार दिया था। उन सभी लोगों ने इस रिवॉल्ट में भागीदारी ही नहीं की थी। दैट इज़ वाई ये भी एक रीज़न माना जाता है कि बहुत लोग इससे अछूत रहे, इस रिवॉल्ट में इंक्लूडेड ही नहीं रहे। दैट इज़ वाई ये रिवॉल्ट जो है वो आसानी से दब गया। ये कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर से हम समझते हैं कि कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट थे। लैक ऑफ यूनिटी भी आप मान सकते हैं एक और कॉज, लैक ऑफ यूनिटी। हमारे में जो थी, क्या थी, यूनिटी या एकता की कमी थी। हम सिर्फ अपने फायदे देख रहे थे, ठीक है, सेल्फ बेनिफिट्स हम देख रहे थे। दैट इज वाई ये रिवॉल्ट जो है नेशनल लेवल पर सक्सेसफुल नहीं रहा। दिस इज ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ सप्रेशन। यहाँ तक का समझ आया। अब लास्ट हम देख लेते हैं कि इतना तो हो गया, अब क्या चेंजेस आए जब रिवॉल्ट खत्म हो गया, ब्रिटिश सरकार ने क्या सीखी और क्या चेंजेस आए। तो पहला चेंज हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी हम पढ़ते हैं, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया एंड इट वाज ओवरथ्रोन, निकाल दिया गया उनको, ठीक है। और उसके बाद किसने जगह ले ली, किसने कंट्रोल कर लिया, ब्रिटिश क्राउन ने। किसने कंट्रोल कर लिया पूरे इंडिया को, ब्रिटिश क्राउन ने, ठीक है। तो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडिया को कंट्रोल करने लग गई। और इसी के साथ में एक और पॉइंट है कि क्वींस प्रोक्लेमेशन आया। क्या आया, क्वींस प्रोक्लेमेशन आया। कब आया क्वींस प्रोक्लेमेशन, 1 नवंबर 1858 को, जिससे क्या हुआ, लीगली ये कहा गया कि अब इंडिया किसके कब्जे में है या किसके अंडर है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में है। तो ये होता है एक बहुत सारी चीज़ों का एक समअप कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने रेसिप्रोकेट किया, किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो ये था ओवरऑल 1857। अब हम क्विकली प्रेजेंटेशन के थ्रू देख लेते हैं कि कुछ कुछ टॉपिक्स अगर हमसे कुछ छूट गया होगा तो हम इसका टॉपिक का कवर देख लेते हैं, ठीक है। बाकी यही था ऊपर से 1857। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पूछेंगे इसमें से, ठीक है। क्विकली हम देख लेते हैं अब क्या क्या थे। देखिए वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। पॉलिटिकल कॉज क्या थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय ब्रिटिश, जैसे झांसी एंड अवध। झांसी और अवध को क्या कर लिया गया था, एनेक्स कर लिया गया था, ठीक है। इकोनॉमिकल कॉज क्या थे, बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगाया जा रहा था, हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म किया जा रहा था, बहुत ही हाई लेवल पर लैंड रेवेन्यूज जो है वो लिए जा रहे थे। पॉलिसीज दैट इम्पोवरिश्ड पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड्स, मतलब पूरी तरीके से हमारे कंट्री को गरीब कर दिया गया था, पॉपुलराइजेशन हो गया था कंट्री का, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी में हमारी कंट्री चले गई थी। किसमें चले गई थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी में हमारी कंट्री चले गई थी। मिलिट्री प्रॉब्लम्स भी आए थे, मैंने आपको बताया है। डिसकंटेंट अमंग इंडियन सिपॉइज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन, लो पे, पुअर कंडीशन, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रही हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लिया है ना। तो वही चीजें लिखी हुई हैं। रिलीजियस सोशल, जैसे ब्रिटिश interference in religious practices, introduction of greased cartridges, rumored to be with the cow and pig fat। ये मैंने बताया हुआ है कि ग्रीस की कार्ट्रिजेस थी जो किसकी थी, काऊ और पीग के फैट की बनी हुई थी, ठीक है। जिससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। इमीडिएट कॉज क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल विच रिक्वायर्ड बीटिंग कार्ट्रिजेस सस्पेक्टेड टू बी ग्रीस्ड विथ बीफ एंड पीग फैट, ठीक है। वही चीजें बताई हैं कि इनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें बीफ एंड पीग फैट लगे हुए थे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, अब की इवेंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 10 मई को ये इवेंट स्टार्ट किए गए थे। इट वाज स्टार्टेड इन मेरठ
विथ म्यूटिनी बाय इंडियन सिपॉइज। दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर द सेकेंड डिक्लेयर्ड द इम्पेरर ऑफ द इंडिया। ठीक है, इंडिया के इम्पेरर के तौर पर इनको डिक्लेयर कर दिया गया और इस ओवरऑल रिवॉल्ट के लीडर के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। मेजर सेंटर कौन था? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर एंड बरेली। ये भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए लीडर्स कौन कौन थे। मंगल पांडे कहाँ थे? बराकपुर में, हमने मैप के थ्रू समझा है इसको। स्पार्क्ड अर्ली रेजिस्टेंस। रानी लक्ष्मीबाई थी, कहाँ पर थी? झांसी में थी। नाना साहेब कहाँ पर थे? कानपुर में थे। तात्या टोपे कहाँ थे? ग्वालियर में। एंड बेगम हजरत महल कहाँ पर थी? लखनऊ में। ये सब हमने मैप में समझा है। बहादुर शाह जफर जो थे वो दिल्ली में सिंबॉलिक लीडर के तौर पर कार्य कर रहे थे। फिर रानी अवंतीबाई लोधी कहाँ पर थी? मंडला में थी। ये भी हमने देखा हुआ है। आपको ये याद रखना है कि कौन सी जगह में कौन से लीडर ने वर्क किया। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट, तो अब हम देखते हैं सप्रेशन, है ना। तो सप्रेशन में क्या था? ब्रिटिश ब्रूटली सप्रेस्ड द रिवॉल्ट बाय 1858, है ना। तो 1858 के आते आते तक का ब्रिटिशर्स ने पूरे रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया था, दबा दिया था। यूज ऑफ सुपीरियर वेपन, आधुनिक हथियारों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। इन्फोर्समेंट फ्रॉम द ब्रिटेन, कहाँ से आए थे वो हथियार? ब्रिटेन के थ्रू आए थे। ठीक है, ब्रिटेन से आए थे। हार्श रिप्रेजल अगेंस्ट द रिबल्स एंड द सिविलियंस, मतलब जो लोग भी लड़ाई लड़ रहे थे उनके अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल फोर्स का यूज किया गया था, बहुत ही ज्यादा ब्रूटली उनको दबाया गया था। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कंसेक्वेंस। फाइनली कंसेक्वेंस क्या होते हैं इस 1857 के रिवॉल्ट के? एंड ऑफ मुगल रूल, मतलब मुगल का शासनकाल पूरी तरीके से खत्म हो गया। बहादुर शाह द सेकेंड एग्जाइल्ड अब एग्जाइल्ड वो कहाँ गए थे? रंगून गए थे। ठीक है, उनको रंगून भेज दिया गया था और वहां पर उनकी 1862 में डेथ हो गई थी। ये की फैक्ट्स हैं, आपको ये याद रखने हैं ना। रंगून भेज दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो खत्म हो गया था, है ना। गवर्नमेंट ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन, किसके हाथ में पूरी पावर आ गई थी? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पावर आ गई थी वाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अंतर्गत जितनी भी पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गई थी। रिकॉग्निशन ऑफ आर्मी, मोर ब्रिटिश ट्रूप, फीवर इंडियन सिपॉइज। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश सैनिक रहेंगे और कम से कम इंडियन सिपॉइज रहेंगे। ठीक है, पॉलिसी चेंज क्या हुआ? कोई भी फर्दर एनेक्सेशन अब नहीं किया जाएगा, मतलब कोई भी राज्य को अब हथियाया नहीं जाएगा। मोर कॉशन अप्रोच टू द इंडियन कस्टम एंड रिलीजन, मतलब अब क्या था कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरती जा रही थी। अब ब्रिटिशर्स का अप्रोच ये था कि हमको कोई भी ट्रेडिशंस या कोई भी कस्टम्स को चेंज नहीं करना है। राइज ऑफ नेशनलिज्म लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रेजिस्टेंस एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो ये जो है कहीं ना कहीं आगे आने वाली नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया था इसकी आइडियोलॉजी में। ठीक, यहाँ तक का समझ आया। अब देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड है स्टेटमेंट कि किसने किसने क्या क्या कहा इस रिवॉल्ट के बारे में, एंड दैट इज ऑल्सो बीन आस्क्ड। सबसे पहले वीडी सावरकर, इनकी जो बुक थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें इन्होंने इस वॉर को क्या कहा? प्लैंड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर का क्या स्टेटमेंट था? वीडी सावरकर ने कहा कि 1857 का जो रिवॉल्ट था इट वाज द प्लैंड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। सेकंड, डॉक्टर एस.एन. सेन, इनकी बुक क्या थी? 1857 के नाम से इनकी बुक आती है। इन्होंने कहा कि ये जो रिवॉल्ट था, रिवॉल्ट बिगिन एज अ फाइट फॉर रिलीजन बट एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब क्या था कि ये जो रिवॉल्ट है वो तो रिलीजन के लड़ाई के रूप में स्टार्ट हुआ था, लेकिन खत्म कैसे हुआ? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में। ठीक है, फिर कैथलीन गफ एक सोशियोलॉजिस्ट है बेसिकली, उन्होंने क्या कहा कि ये रिवॉल्ट क्या था? रेस्टोरेटिव रिबेलियन था, रेस्टोरेटिव रिबेलियन था। ये स्टेटमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स हो गए या पीएससी के एग्जाम्स हो गए तो इन स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली उठा के पूछ दिया जाता है कि हु सेड दिस, और ये बुक्स के नाम भी आपको याद रखने हैं कि बुक्स भी किसने किसने लिखी। ठीक है, तो दिस वाज आई थिंक ऑल अबाउट
ये टॉपिक का है ना, तो इट इज़ ऑल अबाउट 1857 का वॉर। इसके अलावा आपको आई थिंक से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू 1857 का वॉर। सो इफ़ यू लाइक अवर इनिशिएटिव देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अपने कमेंट ज़रूर दीजिए कि आपको इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या किस तरीके से हम इसे बेटर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।